नमस्कार दोस्तों, ट्रू एएसएन पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विजयनगर एम्पायर की डिस्कशन कर रहे थे और हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। आज हम देखते हैं कि राइटर हमें एक चीज़ बता रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर का राइज होना और साइमल्टेनियसली तो नहीं, आगे चलते चलते ग्रेजुअली इसका डिक्लाइन होना। तो चलो इसको देखते हैं। द एपिजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एपिजी का मतलब होता है राइज, जैसे सनराइज होता है ना, वो इवेंट जैसे एपिजी होता है। डिक्लाइन आप जानते हो कि गिर जाना, उसका ध्वस्त हो जाना। ठीक है, अब क्या होता है, विजयनगर एम्पायर जब पावर में था, अब विजयनगर की बात तो छोड़ ही दो, कोई भी एम्पायर जैसे मध्यकालीन भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर जब भी पावर में रहा है, तो जब भी उसका एक पॉलिटिकल सेटअप जब चलता है, तो विद इन द पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सेटअप बड़े सारे जो लोग होते हैं ना, हमेशा से इतिहास में आप बहुत सारी डायनेस्टीज में देखोगे कि वो पावर को क्लेम करने चले आते हैं, राइट? है ना, कि हम भी पावर में आना चाहते हैं, हम भी पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी कोई हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है कि जो खुद का परिवार होता है रूलर्स का, उसी में से कोई ना कोई क्लेम करता है कि हमें पावर चाहिए, हमें मिलिट्री कमांडर बना दो, ये बना दो। सेम विजयनगर एम्पायर तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर उस टाइम पर जितने भी एम्पायर थे मेडिवल इंडिया के अंदर, उधर ऐसी प्रक्रिया होती थी। अब देखो, जिस जगह पर विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड था, उस जगह की एक बारी थोड़ी सी हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। ठीक है, अब ये तो एक एम्पायर था, इनकी डायनेस्टी जो थी ना, इसके बारे में एक बारी पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, एम्पायर और डायनेस्टी में क्या फ़र्क होता है? अतिथि, क्या फ़र्क होता है एम्पायर और डायनेस्टी में? एनी आइडिया? डिफरेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पायर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द टर्म डायनेस्टी? बताओ बताओ, कोई भी बताओ। एम्पायर में अश्वरी था क्या? एम्पायर में देखो, एम्पायर के अंदर भी एक रूलर ही होगा, किंग भी होगा, डायनेस्टी के अंदर भी ऐसा ही होगा। एम्पायर किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो एम्पायर अगर फैमिली ट्रेडिशन के बेसिस पर चल रहा है। फैमिली ट्रेडिशन मतलब क्या? मान लो कि आपके पापा राजा थे अश्वरीत, फिर भाई बना, अब आप बन गए, आपके बच्चे बनेंगे, ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं? ये फैमिली लीनियज ही तो चल रहा है, एक लीनियज ही तो कंटिन्यू हो रहा है पूरा का पूरा। अतिथि, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक ही परिवार के लोग ही तो फॉलो कर रहे हैं उस रूल को, है कि नहीं? शाइनी, सही सही है ना अंडरस्टैंडिंग के वाली? हमने पढ़ा भी था उसको हिस्ट्री में, दूसरे एस्पेक्ट्स में, है ना? तो डायनेस्टी में क्या होता है, जब एक सिंगल फैमिली के रूलर जो है वो रूल करते रहते हैं। सिंपल सी बात, अशप्रीत, 100 बातों की एक बात, परदादा, दादा, पिताजी, बेटा। ठीक है, और ये मैं मेल हिरार्की ही क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ज़माना ऐसा था, वक्त ऐसा था, और इतिहास के पन्ने भी यही कहते हैं कि ज़्यादातर मेल हायरार्की ही होती थी, मेल लीनेज ही होती थी, राइट? ठीक है, अब जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, मतलब उस एरिया में सबसे पहला जो परिवार था रूल करने वाला, उसका नाम था संगम डायनेस्टी, दक्षिण भारत के अंदर। और ये कहाँ के राजा थे ये लोग? विजयनगर एम्पायर कहाँ सेटअप हुआ था दक्षिण भारत में? कौन सी जगह पर? ये हम्पी वगैरह सब कहाँ पर है? कर्नाटका में। संगम डायनेस्टी ने अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करा टिल 1485। ठीक है, एंड संगम डायनेस्टी के टाइम पर ही या इसी के साथ एसोसिएटेड दक्षिण भारत का सबसे फेमस लिटरेचर कौन, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के वैदिक लिटरेचर के साथ कंपीट करता है? कंपीट तो नहीं करता, लेकिन बिल्कुल वैसा है कि उस जमाने में दोनों साथ में डेवलप हुए थे, संगम लिटरेचर, है ना? अब इसके बाद क्या होता है, जब ये संगम डायनेस्टी होती है, इसके साथ साथ आगे चलते चलते कुछ मिलिट्री कमांडर्स आते हैं इस एरिया के अंदर, जिनका नाम होता है सलूवास, जो कि पावर में रहते हैं टिल 1503। मुझे एक बात बताओ, जब राइटर हमें अतिथि साफ तरीके से मेंशन ये कर ही रहा है कि ये मिलिट्री कमांडर्स थे, तो ये फिर पावर में कैसे आ गए? राजा तो बोल ही नहीं रहा, इनको कह रहा है मिलिट्री कमांडर्स थे, ये पावर में कैसे आ गए फिर सलूवास? नहीं, जैसे क्या होता है कि वो तो चलो ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बात की बात है अशप्रीत, ये तो हम इसका पूरा का पूरा वो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। विजयनगर एम्पायर तो अभी आएगा, अभी आया भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हाँ शाइनी, आप कुछ बोल रहे थे, क्या क्या एनालिसिस आपकी? हाँ, वही वही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमने दंती दुर्ग के बारे में पढ़ा था ना,
राजकोट एम्पायर। या फिर छोटी सी बात अगर आप जानते हो अतिथि, कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फेल मिलिट्री की वजह से ही होती हुई है। ये मिलिट्री बार बार कब्जा कर लेती है पाकिस्तान की सत्ता पर, है ना, टिकने नहीं देती वहां पर जो इलेक्शन से जो रूलर्स आते हैं। होता है ना अतिथि ऐसा। सेम सिचुएशन यहां पर थी। मिलिट्री कमांडर्स मतलब क्या करते थे उस टाइम पर शाइनी, जो रूलर्स होते थे उनको क्या करते थे, ओबे के डिसओबे, डिसओबे करके क्या कर देना था, क्या कर देते थे ये लोग, कू कर देते थे। कू का मतलब क्या होता है, तख्ता पलट कर देना, चैलेंज करना। हाँ, और मिलिट्री कमांडर्स थे इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ये कू, ठीक है। हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503, और इनको रिप्लेस करा देखना ध्यान से, संगम डायनेस्टी, सलूवास, उसके बाद आते हैं टुलुवास। एंड कृष्णदेवराया जो था वो टुलुवा डायनेस्टी से था। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इनमें से अगर आपको पहचान करनी हो कि जो रायास जो थे, ठीक है, मैंने बताया था ना ये लोग अपने नाम के आगे रायास लगाते, तो रायास कहां के वो थे, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, टुलुवास से। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या एक ही परिवार हुआ क्या, संगम डायनेस्टी के बाद सलूवा, सलूवा के बाद टुलुवा, ये एक ही परिवार के लोग हैं क्या? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना अतिथि। बात यह है कि पहले संगम डायनेस्टी जिसने स्टैब्लिश करी उनका परिवार चलता रहा, ये पहला परिवार था इस एरिया में रूल करने वाला कर्नाटका में। उसके बाद सलुवास फैमिली का रूल हुआ, फिर टुलुवास फैमिली का रूल हुआ, और टुलुवास फैमिली का रूल काफी टाइम तक चलता रहा, है ना। कब तक चलता रहा, चैप्टर की हेडलाइन क्या है, 14 to 16 सेंचुरी। अंबर क्लियर है सब कुछ यहां तक, कंफ्यूज तो नहीं हुए, है ना। सिंपल सी बात है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। नंबर 1 संगम डायनेस्टी, उसके बाद जो रूल आता है वो सलुवास का, फिर आता है टुलुवास का, एंड यही थे रायस, ठीक है। कृष्णदेव, हाँ जी क्या कह रहे हो अंबर? कृष्णदेव राय का जो रूल था वो बेसिकली रूल किस बात से जाना जाता है, कृष्णदेव राय ने काफी सारा अपने एम्पायर के एरिया को एक्सपेंड करा, और जितना एरिया वो एक्सपेंड करते जा रहा था, हमेशा से हिस्ट्री में मैं आप लोगों को एक बात समझाते हुए आया हूं, अब तक तो वो बात क्लियर हो गई ना अतिथि। देखो होता क्या है कि एक एरिया है आपका, इतना सा एरिया है, कल को आप कहते हो कि मुझे थोड़ा थोड़ा एरिया अपना एम्पायर का बढ़ाना है चारों दिशाओं के अंदर, और ज़्यादा थोड़ा सा एरिया एनलार्ज करना है। चलो मतलब मान लो कि आपने एरिया जो है एनलार्ज करते करते इतना एरिया पूरा का पूरा ही आपने कब्जा कर लिया, लेकिन आप जितना एरिया बढ़ाते चल रहे हो, अगर उसको संभालने की क्षमता अगर आपके अंदर से खत्म हो जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने जितना एरिया कब्जा कर लिया है, कब्जा लिया है, वो छिन भी उतनी ही जल्दी जाएगा अगर आप एफिशिएंटली उनको उस एरिया को संभालना सके तो? बताओ, है ना। हमेशा एक्सपेंशन के साथ साथ एक चीज याद रखना, बड़े बड़े जो रूलर्स हुए हैं इतिहास में आते थे, एक्सपेंशन के साथ साथ अपने एरिया में कंसोलिडेशन पे बहुत जरूर वो फोकस करते थे। जिन जिन टेरिटरीज को एक्सपेंड करते करते वो अपनी टेरिटरीज को एनलार्ज करते थे, अपने रूल को, अपने किंगडम को, उन एरियाज में कंसोलिडेशन एक बहुत जरूरी थी, एक इंपॉर्टेंट चीज। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन पे इस चीज को लागू करो, मैं पर्सनल मैसेज में आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना हमेशा, जितना मर्जी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, जो जो पढ़ते चले जा रहे हो, सिलेबस आगे जो बढ़ता चला जाएगा आगे करके। अब अतिथि मान लो 6th क्लास से आपने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, ये होते होते अगर आप पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म कर लो और आपके पास एक कंसाइज प्रिसाइज नोट्स ना हो, या एक जगह आप सारी चीजें लिख ना सको, तो वो चीज बेकार है ना। आप इसका मतलब एक्सपेंड तो कर गए अपने कोर्स में, अपनी प्रिपरेशन में, आप कंसोलिडेट नहीं कर सके लेकिन कुछ भी, है ना, आपका सब बिखरा हुआ है, ये चीज है। और यहां पर आपको हराएगा कौन? यूपीएससी। तो दिस वॉज द टाइम जब जो जमीन का एरिया था, हमने पढ़ा था इसको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो एरिया था, इसको एक्वायर कर लिया गया था कृष्णदेव राय और इनकी आर्मी के द्वारा। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का एरिया जिसको हम लोग कहते हैं कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। प्रॉपर इसका नाम अब आपके सामने आ रहा है,
इस एरिया का नाम है रायचूर दोआब। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास के अंदर रायचूर दोआब में कौन सी डायनेस्टी बसी हुई थी? आंसर क्या होगा? कौन सी डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर या क्या? तुलवा डायनेस्टी तो ठीक है, लेकिन ब्रॉडर कैटेगरी में पूछ रहा हूं। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर या क्या? विजयनगर एम्पायर। ठीक है। उसके बाद जो रूलर्स थे ओडिशा के, ठीक है, इनको हराया जाता है 1514 में। और जो सुल्तान थे डेक्कन सुल्तान, उनमें से एक सुल्तान था बीजापुर का सुल्तान, इसको भी हराया जाता है 1520 में। तो यानी कि देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे थे अंबर, इसकी शुरुआत ये 1512 से ही हो गई थी। क्यों? ये जब एरिया में कब्जा हुआ रायचूर दोआब में, तो रायचूर दोआब में, इस एरिया में कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में, ये ओडिशा के गजापति रूलर्स और डेक्कन सुल्तान ये भी अपना जो वर्चस्व है यहां पर बनाना चाहते थे, यहां पर इस एरिया को कब्जा करना चाहते थे। लेकिन विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने, कृष्णदेव राय की फैमिली ने, डायनेस्टी ने इनको रोक लिया। ठीक है। अब जब रोक लिया तो युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो 1512 में पहले गजापति रूलर्स हारे ओडिशा के, ये विजयनगर एम्पायर की आर्मी से, और बाद में 8 साल बाद 1520 में सुल्तान ऑफ बीजापुर ये हारा, इसकी फोर्सेस हारी। तो ये चलता रहता था। अब क्या हुआ, यहां पर ये कांस्टेंट तरीके से एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की मोड पर रहते थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, क्योंकि उनको पता था कि कभी भी यार ये जो उड़ीसा के रूलर्स हैं, गजापति रूलर्स और जो डेक्कन सुल्तान है, इनकी बुरी नजरें हमारे एम्पायर पे कभी भी पड़ सकती हैं कब्जा करने के लिए, क्योंकि पास में हम इनको हरा चुके हैं। लेकिन फिर भी विजयनगर एम्पायर की जो मिलिट्री रूल की अगर आप बात करो, तो उसने इतने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई थी। देखो ना, आज अगर हम यहां बैठ के शांतिपूर्वक बिना किसी डर के ये लेक्चर कर पा रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, इसके लिए क्या सारा क्रेडिट हम कह सकते हैं कि भारत की आर्मी और आर्म फोर्सेस को जाता है? बताओ। वो बॉर्डर पे खड़ी हैं, इसलिए हम आराम से यहां पर बैठ के लेक्चर कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है कि एकदम से बम गिर जाएगा, रॉकेट आ जाएगा या आतंकवादी घुसे चले आएंगे। बताओ, सारा सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है ना। सिमिलर तरीके से विजयनगर एम्पायर के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, ये कितने लेयर से फोर्टिफाइड एम्पायर था? कितने लेयर थे फोर्टिफिकेशंस के? 3 लेयर्स थे। तो क्या होता था, मिलिट्री ना इतनी अच्छी तरीके से तैनात करते थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स। लाइक अभी के लिए आप एग्जांपल में पकड़ लो कि कृष्णदेव राय ने मिलिट्री कमांड जो थी इतने अच्छे से दे रखी थी मिलिट्री जर्नल्स को, कमांडर्स को, कि या इंस्ट्रक्शंस आप कह लो, जो भी दे रखी थी। मतलब जितनी ज्यादा नजरें थी ना रायचूर दोआब पे, गजापति रूलर्स की, डेक्कन सुल्तान की और भी दुश्मनों की, तो देखने से ये लगेगा, राइटर आपको ये बता रहा है, इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि सुनने से और देखने से ये लगेगा कि भैया यहां पर कभी शांति व्यवस्था रहती नहीं होगी, क्योंकि हमेशा आर्मी को 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता होगा। लेकिन नहीं, दक्षिण भारत के अंदर जब तक विजयनगर एम्पायर पनपा है, ग्रोथ हुई है उसकी, जब तक वो टेका रहा है, अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यहां पर वही है। मतलब जितने ज्यादा दुश्मन इसके थे ना, तो दुश्मन जिसके जितने ज्यादा होते हैं वो चैन से सो का पाता है, वहां शांति का रहती है उस एरिया में। लेकिन पूरे दक्षिण भारत में ऐसा कोई एम्पायर नहीं था इस टाइम पर जितना जो इतना ज्यादा प्रॉस्परस हो रहा हो, जहां शांति व्यवस्था भी आ रही हो। देखो अशप्रीत, एक बार को चलो मान भी लेके शांति व्यवस्था तो चलो मिलिट्री की वजह से कायम हो जाएगी, लेकिन दुश्मन कभी भी प्रॉस्परस नहीं होने देंगे ना उस जगह को कभी भी। क्यों? कुछ भी अगर आपने चीज बनाई, कुछ भी आपने फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई, तो दुश्मन आक्रमण करके तोड़ देंगे, है ना, ताकि आपका मैन एंड मटेरियल ज्यादातर इन्हीं सब चीजों पे खर्चा वर्चा होता रहे और आप कभी पनप ना पाओ। लेकिन विजयनगर एम्पायर में एक खास बात ये थी, हमें पूरी की पूरी जो तारीफ करनी चाहिए, जो सराहना करनी चाहिए, वो मिलिट्री की करनी चाहिए कि मिलिट्री इतने अच्छे से सब कुछ संभालती थी विजयनगर एम्पायर की, कि दुश्मन जो है चाहकर भी विजयनगर एम्पायर की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को उसका बाल भी बाका नहीं कर सके। ठीक है। तो क्या क्या बनवाया भाई, ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के सिंबल क्या थे? कृष्णदेव राय की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो उनके खानदान के और भी रूलर्स थे, लेकिन मेजर क्रेडिट विजयनगर एम्पायर का जब भी नाम आता है तो कृष्णदेव राय का आता है। जस्ट लाइक अतिथि, जब मुगल एम्पायर का नाम आता है तो सबसे पहला नाम क्या आता है हमारे दिमाग के अंदर? मुगल एम्पायर इज जनरली एसोसिएटेड विद विच रूलर? अकबर। अशप्रीत थप्पड़ मारो अपने। अकबर। ठीक है।
कृष्णदेव राय इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम ऑफ द फाइन क्वालिटी टेम्पल्स। उस जमाने के अंदर इतने बेहतरीन जो मंदिर थे, उन मंदिरों की दीवारों पर जो नक्काशियाँ बनी होती थी वो अनपैरेलल्ड था पूरा का पूरा। और आपको भी पता है, मैंने आपको दक्षिण भारत के अंदर पूरा का पूरा एक चीज़ बताई थी कि मेन टेम्पल पीछे होता था, पहले एक बहुत ग्रैंड सा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको मंदिर का गेट कहते हैं, और उसको नाम दिया जाता है गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों में ये गोपुरम के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको यही दिखाया था आई थिंक, ये रहा गोपुरम। और ये कौन से स्टाइल के टेम्पल होते हैं साउथ इंडिया के, जल्दी बताओ, नगारा स्टाइल या द्रविडियन स्टाइल? द्रविडियन स्टाइल की एक खास बात क्या होती है जो कि नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडियन के टेम्पल से बिल्कुल अलग होती है? नंबर वन, एक तो गोपुरम होते हैं एंट्री गेट पे। हमारे यहाँ क्या होते हैं अर्पित, छोटे से दरवाजे लगे होते हैं शटर वाले या फिर लकड़ी वाले, है ना ये सब नहीं होता। और सबसे मेन बात क्या है कि इनका टॉप की अगर अर्पित बात करो तो आप क्या बोलना चाहोगे? नॉर्थ इंडिया के टेम्पलों का टॉप कैसा होता है? कॉनिकल होता है। और यहाँ पर कैसा होता है? हाँ, संदूक टाइप, फ्लैट कहते हैं इसको, ठीक है फ्लैट। ओके, अतिथि कोई दिक्कत तो नहीं? अंबर कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? कुछ पूछना है? नहीं ना, ठीक है। तो बड़े सारे दक्षिण भारत के मंदिर इन्होंने ऐसे बेहतरीन तरीके से बनाए, ठीक है। अब कृष्णदेव राय ने ना एक सब अर्बन टाउनशिप भी फाउंड करी थी। इसका मतलब क्या है? मतलब कुल मिलाकर उसने एक ऐसा शहर बनवाया था जो कि पहले गांव हुआ करता था, लेकिन उसकी डेवलपमेंट ना बहुत स्काई रॉकेट कर दी थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत जो देसीपन है ना उधर के अंदर, वो उसने बरकरार रखा था। अब देखो ये चीज़ ना यूनिक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कैच करना, ठीक है इस चीज़ को। ये जो सब अर्बन टाउनशिप है ना, वैसे ऐसा एक बात बताऊँ, ये कोई वर्ड होता नहीं है, ये कोई वर्ड होता नहीं है। ये बेसिकली क्या है अर्पित, आप समझ जाओ ऐसा, शाइनी मान लो, ये मान जाओ कि हमारी दादियाँ या दादाजी ना, शाइनी मान लो कि बूढ़े हैं, ठीक है। अब वो अपनी देसी परंपरा को नहीं छोड़ पाते, तो शाइनी मान लो कि कल को हमने ना मार्बल का बहुत अच्छा सा घर बनवाया पूरा, मतलब उस एरिया में हमारा बेस्ट घर है, मतलब उससे सुंदर घर हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एक फ्लोर डेडिकेटेडली ऐसा बनाया, या फिर हमारे घर के अंदर जो सामान है ना, तो मान लो अर्पित कि उधर चारपाइयाँ हैं, किचन में जो है ना वो मटके रखे हुए हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि बाहर से हमारा घर पूरा ताजमहल की तरह है, अंदर जाके क्या है कि देसी परंपरा हमारी बरकरार है, ये राइट है ना, कि जो दादा दादी वगैरह को पसंद है, ताकि वो फील करें कि यार गांव छूट तो नहीं गया, ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो करते रहे। जैसे गांव के किसान फार्मर्स वगैरह पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, एमपी, यूपी के कितने भी प्रॉस्परस हो जाएं, लेकिन हर घर में आपको एक चारपाई है, जिसको खटोला या जो मर्जी कहते हो आप लोग, ये सब मिलता है कि नहीं मिलता बताओ, है ना। साउथ इंडियंस कितने भी ज़्यादा प्रॉस्परस हों, कुछ भी हों, लेकिन उनकी परंपरा कैसी है, प्लेट में खाने की या बनाना लीव्स में खाने की? आज भी जनरली बनाना लीव्स, है ना। और चम्मच से खाते हैं कि हाथ से खाते हैं? हाथ से खाते हैं। तो यानी कि अब आप अगर इसको देखो, सब अर्बन टाउनशिप मतलब शहरी क्या होगा, ये पूरी तरीके से अर्बन है कि पूरी तरीके से देहाती है, गांव वाला है, बताओ, या मिक्स है? मिक्स है। तो ये इसने एक ऐसी जगह थी, अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना शाइनी कि इसने अर्बन एरिया को गांव में तब्दील कर दिया था, गांव को थोड़ा सा स्टैंडर्ड अर्बन बनाया होगा ना, तभी तो वो सब अर्बन बनेगा। हम लोग दिल्ली को गांव बना सकते हैं क्या, या फिर गांव का दिल्ली बनाएंगे बताओ? गांव को दिल्ली बनाएंगे। तो ये सब अर्बन टाउनशिप ऐसा कोई, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, गूगल पे भले ही आपको कोई भी रिजल्ट हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती आज के समय में, ठीक है। इसको बेसिकली हम आज के समय में जो चीज बोलते हैं ना, जो आपको पता ना, एक फ्रंटियर्स जो होते हैं कंट्री साइड के, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, गांव, है ना। जब हम शहर से गांव की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जो बस आप ये कह लो कि जो सिटी और जो गांव का जो मिलन होता है, जिस जगह पर थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती है, लेकिन पूरी तरीके से वो गांव वाला वो एंगल भी नहीं होता, और पूरी तरीके से शहर वाला एंगल भी नहीं होता, उसको कहते हैं आज के समय में सब अर्बन टाउनशिप। ये इसने बनवाई थी। क्यों बनवाई थी इसने, मतलब ये पूरी तरीके से ना इसको डेवलप करवाया ना पूरी तरीके से, मतलब गांव वाला इसने वो रखा, बीच बीच में इसको रखा। देखो, एक तो ना जो कृष्णदेव राय था वो ना, आप भी जानते हो, हमने पढ़ा भी था इस लेक्चर, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर के अंदर, अश्प्रीत आपने भी पूछा था उस चीज़ के बारे में कि वो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, है ना, हद से ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो किसी भी एरिया को पूरी तरीके से विलेज एरिया की तरह नहीं छोड़ना चाहता था।
लेकिन ये जगह ना उसने अपनी मदर को डेडिकेट करी थी। और विजयनगर एम्पायर के पास बनाई थी। अब आप समझ जाओ, विजयनगर एम्पायर को आप क्या बोलोगे उस जमाने का? दिल्ली बोलोगे कि कोई विलेज एरिया बोलोगे? बताओ। डेवलपमेंट की टर्म्स में उस टाइम पर क्या बोलोगे? मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलोगे ना, दिल्ली बोलोगे, है ना? लेकिन देख रहे हो, ये जो उसने सब अर्बन टाउनशिप बनाया, विजयनगर एम्पायर के पास बनाया, यानी कि पूरी तरीके से वहां वो वाली डेवलपमेंट नहीं है। और इसको इसने नाम दिया नगालापुरम। अब ये क्वेश्चन आ सकता है अंबर कि नगालापुरम इतिहास में कौन से रूलर ने डेडिकेट करा था अपनी मां को एज अ सब अर्बन टाउनशिप? कृष्णदेव राया। आप सब लोग याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी अच्छी किताबों के अंदर नहीं मिलेगा, हिस्ट्री ऑप्शन की किताबों के अंदर भी नहीं मिलेगा ये वाला। बहुत मुश्किल है ये ढूंढना, ये वाला फैक्ट। मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत खोद खोद के कभी किस्मत लग गई, अगर किसी लगे हाथों किसी के लग गया तो लग गया। नगालापुरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और कृष्णदेव राया तो है ही इतना इंपॉर्टेंट नाम। तो अतिथि, अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा रूलर रहा है इन द कंटेक्स ऑफ हिस्ट्री जिसने अपनी माँ के नाम पर या माँ को डेडिकेट करते हुए एक सबअर्बन टाउनशिप बनाया, तो क्या कहोगे आप? कृष्णदेव राय। और जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? नगालापुरम। ठीक है। तो सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम और जस्ट आफ्टर। मतलब जितने भी चीज़ें विजयनगर में जनरली एज अ एम्पायर हमें देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादातर ना कृष्णदेव राय की ही बनाई हुई चीज़ें हैं। और हमें नकाशियों में भी, इंस्क्रिप्शंस वगैरह में भी, और जितनी भी इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शंस हैं जिसमें नाम है, वो विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में कृष्णदेव राय का ही ज़्यादा झलकने को मिलता है हमें। चाहे वो मंदिर की दीवारें हों, चाहे कोई हार्ड सरफेस के ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन हो, कोई भी नकाशी हो, मूर्तिकारों ने कोई मूर्ति बनाई हो, ये ज़्यादातर चीज़ें जो डेडिकेटेड हैं या जिसके लिए परमिशन दी, चंदा दिया, पैसा दिया, वो कृष्णदेव राय ने ही दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, कृष्णदेव राय की जैसी डेथ होती है ना 1529 में, तो एम्पायर ना डगमगाने लगा। आप एक बारी अपना जो दिमाग है वो लेकर जाकर देखो मुगल एम्पायर पे। अकबर के बाद इतने अच्छे से, जहां पर प्रजा भी खुश रहे, एम्पायर फले फूले, अकबर की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य को आगे के रूलर्स उठाते चले गए थे कि गिराते चले गए थे? गिराते चले गए थे। आप औरंगजेब के रूल को यह बोल सकते हो क्या मुगल एम्पायर अपने एपेक्स पॉइंट पर था? नहीं भाई। हमें ना पहले तो ये बोलना चाहिए कि किस सेंस में हम ये वाली बात कर रहे हैं कि एपेक्स पॉइंट पे था। प्रजा खुश थी औरंगजेब से? हिंदू जो लोग थे अकबर के टाइम पे ज्यादा सेफ फील करते थे औरंगजेब के टाइम पर? है ना? अशप्रीत, कभी भी किसी भी सिख गुरु के साथ कोई बर्ताव अनशंड हुआ है अकबर के टाइम पर या फिर औरंगजेब के टाइम पे हुआ है? बताओ। औरंगजेब के टाइम पे इतिहास में अच्छा रूलर किसको बोला जाता है? लिबरल और टॉलरेटिंग रूलर किसको बोला जाता है? अकबर को कि औरंगजेब को? अकबर को। है कि नहीं? तो कृष्णदेव राया भी उनमें से, आप ऐसे कंपेयर कर लो कि अकबर जैसी पर्सनैलिटी था। ये वाली बात मैं क्यों बता रहा हूं यार, ये क्वेश्चन ना पेंडिंग है एग्जाम्स में, मैं बता रहा हूँ सच में। जब से यूपीएससी ने पैटर्न बदला है, मुझे नहीं पता है क्यों नहीं पूछ रहा वो, और किसी भी वक्त पूछ लेगा, किसी भी वक्त पूछ लेगा वो ये कि कृष्णदेव राया, क्योंकि दोनों मेडिवल इंडिया, ऐसा नहीं होता। एक और बात मैं बता दूं कि दोनों मेडिवल इंडिया के हैं, इस वजह से कंपैरिजन बन सकता है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप ना कुछ भी कंपैरिजन बना दो। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप ना अशोका को आपने उठाया महात्मा गांधी के साथ कंपेयर करने लग गए। ऐसा नहीं होता। कंपैरिजन की भी एक सीमा होती है। ये नहीं कि अंडरस्टैंड आप किसी को भी कंपेयर करने लग गए, लेकिन सारी पर्सनैलिटी को आपको भली बात ही समझना चाहिए। क्यों? जैसे कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। याद है अतिथि, कल मैंने क्वेश्चन दिखाया था, वो टॉलरेटिंग वाला जो क्वेश्चन था सोशियोलॉजी का, जो पूछा था उसने कि इंडिया एक टॉलरेटिंग कंट्री रही है वो करके। तो उसमें हमें कुछ कुछ ना एनेक्डोट्स मिल जाते हैं कभी कभार ऐसे में लिखने के लिए, या ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लिखने के लिए। तो आप इसकी पर्सनैलिटी को और इसके कार्यकाल को अकबर के साथ कंपेयर कर सकते हो कि उसके बाद जैसे अकबर की मृत्यु हुई थी, अंबर एम्पायर डिक्लाइन होता चला गया था। एंड सिमिलरली अंबर यहाँ पर भी यही हुआ कि कृष्णदेव की राय के बाद जो एम्पायर का बिखरना था ना, वो शुरू हो गया था। अब जो इनके सक्सेसर थे आगे जाके, उनको क्या फेस करने को मिला? जो नायक थे ना, याद रखना, नायक ना इनके मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, वो बगावत पे उतर आ जाती थी, वो रेबेलियस हो गए।
ठीक है। और 1542 तक तो जो कंट्रोल था पूरा का पूरा, इनका कंट्रोल पूरे दक्षिण भारत के सेंटर में होता था। वहां पर कोई दूसरी लीनेज आके रूल करने, इनको खदेड़ फेंका। ठीक है। किसने? अराबिडो, जो कि 17वीं सेंचुरी तक उसके बाद रहे। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, वापस आओ अपनी क्रोनोलॉजी पर। संगम डायनेस्टी, सलूवास, टुलुवास, और इनको हटाने वाले कौन? इनको हटाने वाले कौन? अराबिडो, जिनका रूल कब तक रहता है? फिर 17वीं सेंचुरी तक। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं यहां पर, एक ना, एक सेकंड बस। देखो क्या है कि शुरू शुरू में जब ये विजयनगर एम्पायर था ना, और जब ये संगम डायनेस्टी का रूल के बाद सलूवास का जब ये रूल था, तो उस टाइम पर ना जो टुलुवास थे वो इतने से कोने में कहीं छुप कर रहते थे जिनकी नाम और हस्ती भी नहीं थी। मतलब मान लो कि एक मैं जगह बना रहा हूं ऐसे ही, इसका नाम मत देखो, कि इतने हिस्से में वो रहते थे। बाद में उन्होंने अपने एम्पायर को कृष्णदेव राय के टाइम पर पूरा का पूरा दक्षिण भारत के अंदर ऐसे 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 करके फैला लिया था, जितना मैं आपको ये बता रहा हूं बनाकर। जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ होती है, ये दोबारा के दोबारा जो थे वो सिमट कर रह गए, जिस जगह पर थे वहीं पहुंच गए वो। मतलब ये डायनेस्टी जो है, राइटर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस पॉइंट से उठी थी, ये एक सिंगल पॉइंट था, और इस डायनेस्टी ने दक्षिण भारत में इस सिंगल डॉट से एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम टाइप बना दिया था। और बाद में जब ये ब्लास्ट हुआ तो दोबारा फिर वो एक तिनके के दाने के बराबर सिमट कर रह गए एक एरिया में। हाँ अंबर, अब बताओ अपना डाउट क्या पूछ रहे हो। थे, बच्चे बच्चे थे, लेकिन वो ना केपेबल नहीं थे। अब जैसे मैं बता दूं, अकबर का जो बेटा था जहांगीर, ठीक है भाई, राजा था क्योंकि बाप राजा था तो बन नहीं था, लेकिन नशेड़ी था एक नंबर का। मोहब्बत करना, आशिकियां लड़ाना, भांग खाते रहना, चरस खाते रहना। और उसके बाद के जो रूलर्स आए, अकबर और बाबर की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रहती थी। हुमायूं तो चलो इतना रह नहीं पाया, मुगल एम्पायर में होते हुए भी नहीं रह पाया इतना, बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी। लेकिन अकबर और बाबर की ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी, अंबर के, वॉर जब भी होगा ना, वॉर के एक महीने पहले पहले कोई भी अपनी बीवी के साथ नहीं सोएगा, रंगरलिया नहीं मनाएगा, मास्टरबेशन नहीं करेगा, और मदिरा और धूम्रपान, हुक्का, बीड़ी, पान, सिगरेट ये कुछ भी नहीं करेगा। बिकॉज अकबर और बाबर ये जानते थे, एक मेल की पावर और ब्रेन काम रहना और रणभूमि के अंदर शार्प तरीके से काम करना, उसके लिए एक हार्मोन का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है, वो है टेस्टोस्टेरोन एंड डोपामीन। इसके लिए वो इस पे प्रतिबंध लगा देते थे कि कोई भी अगर ये हरकतें करते हुए पाया गया, एक सिगरेट का धुआं भी, एक छल्ला बनाते हुए भी पाया गया, लड़कियों को नाच देखना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके प्राइवेट ऑर्गन्स काट दिए जाएंगे, गर्दन काट दी जाएगी, गिलोटिन कर दिया जाएगा। मॉनिटर यार ऐसे करते थे कि इनके स्पाइस होते थे, याद रखो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था अकबर वगैरह का, स्पाइस सिस्टम का। और और एक और चीज होती थी जो मैंने बाबर के बारे में पढ़ा है, बाबर के टाइम पर स्पाइस सिस्टम था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, जब युद्ध होने वाला है ना, या फिर कभी भी कोई अनाउंसमेंट जैसे होने वाला है, तो वो सैनिकों को लेकर जाकर एक शिविर में ऑलरेडी रखवा देता था कि ये तुम लोग यहीं रहोगे मर्दों मर्दों के बीच में, तुम लोग जाओगे ही नहीं अब अपनी नॉर्मल जगह पर लौट के रात को। यार वो उस टाइम पर यार स्ट्रिक्ट पॉलिसी तो होती थी। अब देखो ना, आप आज के टाइम पे कहो कि हम ना, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, रोड पे खड़े होकर आपको पता है कि वैसे सिगरेट पीना मतलब फाइन है, आपको पुलिस पकड़ सकती है। एंड बियर की बोतल आप खुले मार्केट में ऐसे करके नहीं पी सकते कि आप बियर वहाँ पर खोलने लगो और वो कर लें, उसके लिए आपको थाने में बिठाया जा सकता है, पता है, पूरी रात के लिए, इतनी सी हरकत के लिए। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी ठेके पे देखना तो ये ब्राउन कलर का जो पेपर होता है ना, या कोई कपड़ा, लोग उसी में जनरली लेकर आते हैं, क्योंकि आप ना बॉटल को भी ऐसे लेकर हाथ में नहीं घूम सकते कि आप ये कहो कि मैं गाड़ी तक ही तो जा रहा था, मैंने यहाँ से मॉल से लिए, मैं बाहर रोड तक ही तो जा रहा था। उसको किसी ना किसी चीज़ में लाकर, थैली में लाकर लाना ज़रूरी है। अब एक बार बताओ, आज के समय में तो इतनी भीड़ है, आप भीड़ में आराम से खो सकते हो, लेकिन क्या ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते हैं? बहुत आराम से पकड़े जाते हैं। पूछ के देखना आपके घर में कोई पुलिस वाला हो कभी, तो बहुत आराम से पकड़े जाते हैं। तो स्पाइस सिस्टम अलग अलग ज़माने का रहा है। हम इसके बारे में बस ये कि जितना, जैसे बाबर
जो है वो पूरी पूरी बात तो बाबरनामा के अंदर खुद ही बता देता है। एन आई अकबरी से हमें अकबर के बारे में पता लग जाती है। प्रिसाइज तरीके से होता कैसा था, स्पाई सिस्टम होता था एंड उनको एक जगह पर लाकर रख दिया जाता था, बस ये चीज़ है। अब जैसे अकबर की सलाह हम तारीफ करें ना, तो अकबर की तारीफ ना हमारी एक और बहुत अच्छी चीज़ है। कहता था कि जो इनकी एक जगह होती थी हरम, हरम के अंदर जो जीती हुई औरतें होती थी उनको रखा जाता था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जीती हुई औरतें? और औरत को जीतना मतलब क्या? क्या सीड्यूस कर लिया, कि लुभा दिया, या फिर मैंने वैलेंटाइंस डे पे कुछ गिफ्ट दे दिया तो वो पागल ही हो गई कि अब तो मैं भाई मैं से। हाँ, तो क्या होता था कि अकबर ये कहता था कि हरम के अंदर जो भी औरतें लेकर आया वो सारी विधवाएं, क्योंकि उनके पति अकबर के द्वारा, अकबर की फोर्सेस के द्वारा मारे गए हैं वो। लेकिन जिस दिन कोई भी औरत या नंबर ऑफ औरतें अगर हरम में लाई जाती थी, वो ये कहता था देखो मैं आपको कभी भी हाथ नहीं लगाने वाला। आप ये सोचो मैं ज़बरदस्ती आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जोधा से और रुकैया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा आपको कभी कोई टच नहीं करने वाला। हर औरत से हरम में जाकर उसने माफ़ी मांगी हाथ जोड़कर कि देखो युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध करते हुए ये ना हमारी ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि कोई ना कोई तो मतलब जाएगा ही, और मतलब मरेगा ही, अल्लाह को प्राप्त हो गई। और मैंने भी पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा, आपके पति ने भी लड़ा, लेकिन एक ना एक को तो मरना ही था। अब औरतें कोसती थी कभी कभार अकबर को, एन अकबरी के अंदर मैंशन ये वाली चीज़ें के कोसती थी इसको कि फिर तुम लाए क्यों, मैं वही क्यों नहीं लाए। तो ये कहता था देखो आप समझने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ कि मैं आपको टच नहीं करने वाला, मैं आपके साथ कभी कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनाने वाला। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे बोलो, मैं आपको ला के दूंगा। जो भी खाना है, जो भी पहनना है, कुछ भी करना है, कोई आपसे मैं पोछे झाड़ू पोछे कुछ नहीं लगवाने वाला, जंजीरों में नहीं बांधने वाला। और मेरे कोई भी सैनिक आप पे गंदी निगाह डालेंगे तो मैं उनकी हस्ती मिटा दूंगा। मैं उनके लिए क्या करता था, जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो रखता था हरम में एज अ सैनिक, हिजड़ा कम्युनिटी को रखता था गार्ड हरम में, ताकि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो तो औरतों को गंदी निगाह से नहीं देखेंगे। और फिर क्या बोलता था कि ये तो मेरी ड्यूटी थी कि मैंने जैसा मर्जी करके लड़ा और वो करके लड़ा। और जब वो उसको कोसती थी ना, तो उसका रिप्लाई ये होता था कि अगर मैं आपको यहाँ नहीं लाता ना, आपके पति और सारे जो मर्द थे वो तो आपके जो भी एम्पायर डायनेस्टी के थे वो मारे जा चुके हैं। गंदी निगाह हमारी नहीं है, लेकिन किसी और की गंदी निगाह आप लोगों पे पड़ गई तो, और फिर आप लोग औरतें औरतों के दम पे चलाओगी कैसे अपना एम्पायर? तो ये चीज़ की वजह से अकबर की बहुत तारीफ होती है इतिहास के पन्नों में। कुछ ऑब्वियस ही बात है, कुछ कुछ गड़बड़ियाँ सब में होती हैं, ठीक है। अकबर को भी बाद में अकल आई थी। अब जैसे अकबर जो टॉलरेटिंग रूलर बना, तो जोधा की वजह से बना कि एक हिंदू लेडी उसकी लाइफ में आई। और जोधा को अकबर का हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाना, कृष्ण जी का मंदिर घर में बनवाने के लिए परमिशन देना, रोज उसका आरती लेना, उसकी मांग में सिंदूर भरना जोधा को इतना पसंद आया था कि एंड में उसने कहा कि देखो तुमने मेरे खाना से बहुत प्यार करा है ना, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहूंगी बदले में। बाद में उसने अपने आप को मुसलमान औरत के अंदर तब्दील कर लिया था। हरका बेगम नाम है दूसरा जोधा का, बाद में लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में। उसने कहा, फिर वो भी नमाज पढ़ती थी अकबर के साथ, उसने कहा तुमने मेरे कानों को प्यार करा है, मैं भी तुम्हारे अल्लाह को प्यार करूंगी। वो भी फिर नमाज वगैरह पढ़ती थी। बाद में जोधा का नाम हो जाता है हरका बेगम, मुसलमान धर्म के अंदर तब्दील हो गई थी वो। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी तो उतने इन्वॉल्व हो, अगर तुम आधा हिंदू अपने आप को मान रहे हो मेरे साथ रहकर, तो मैं आधी मुसलमान क्यों नहीं बन सकती तुम्हारे साथ रहकर? तुमने मेरे काना को प्यार करा, मैं भी तुम्हारे अल्लाह को प्यार करूंगी। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मिलिट्री एम्बिशंस थी रूलर्स की विजयनगर की एज वेल एज डेक्कन सल्तनतों की, वो बेसिकली क्या हो रही थी कि यहाँ पर जो एरिया थे ना वो डगमगा रहे थे। और शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स का यहाँ पर ये मतलब है कि मिलिट्री एम्बिशंस जो थी कि मतलब कितना एम्पायर कहाँ का फैलाना है, ये शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स का ये मतलब है कि ऑब्वियस ही बात है विजयनगर एम्पायर के रूलर्स भी ये चाहते थे कि डेक्कन सुल्तानों को परास्त करके वो इनके एरिया पे कब्जा करने। एंड डेक्कन सुल्तान भी ये चाहते थे कि विजयनगर जो रूलर्स यहाँ पर बसे हुए हैं रायचूर दोआब के अंदर, कृष्णा तुंगभद्र दोआब के अंदर, हम उन पे कब्जा कर लें, उस एरिया पे कब्जा कर लें।
होता क्या है, जब डेक्कन सुल्तानों को ये चीज़ पता लगी कि विजयनगर रूलर्स को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, याद है मैंने बताया था ना कि हरा ही नहीं पाए वो उनको, और इनको ये पता लगा डेक्कन सुल्तानों को, यार सबसे बड़े बेशरम और हरामखोर तो साले गजपति रूलर्स हैं, उनके यहाँ हवन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बेशर्मों की तरह कल लड़े थे रणभूमि के अंदर, तलवारें चली थी, हाथ काट दिया, क्या क्या काट दिया, और अगले दिन जाकर भाभी जी के साथ वहां बैठे हुए हैं जाकर। इन्होंने कहा भाई इन क्या चलता होगा, पूजा पाठ रीति रिवाज के धर्म के नाम पर पिघल गए, हम हैं कट्टर मुसलमान, हम तो ना छोड़ने वाले ना हम किसी के लिए पिघलने वाले हैं। तो इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने एक अलायंस बना ली, डेक्कन सुल्तान जितने भी थे वो आपस में सारे के सारे मिल गए, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री एम्बिशंस थे वो इसी के थे। कहाँ गया ये ऊपर, सुल्तान ऑफ बीजापुर, ये रहा सुल्तान ऑफ बीजापुर। मतलब मैंने आपको बताया था डेक्कन सुल्तान ना ऊपर की तरफ महाराष्ट्र से काइंड ऑफ होते होते नीचे तक दक्षिण भारत तक इनका रूल फैला हुआ था। इन सब ने मिलकर ना एक अलायंस बना ली। अब क्या होता है, घर का बेदी लंका ढाए, विभीषण ने पूरे राज्य जो जाकर बताए ना राम की सेना को, तो रावण के बारे में, उसके खानदान के बारे में, उसके बल क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, एक एक चीज पता लग गई राम जी की सेना को। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन घर में ही जब विभीषण बैठा हो तो लंका तो ढहेगी। क्या होता है, 1565 के अंदर 1565 के अंदर रामा राय, आगे के जो रूलर्स थे ना, अब देखो ना विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो जाती है, 1529 में। बाद के रूलर्स में आपको एक बात बताऊं, ये फट्टू थे, और कोई कोई लोग ना अंदर के जो सैनिक थे वो जाके मिल जाते थे डेक्कन सुल्तानों के साथ, उनको खबर दिलाते थे, उनको पैसा मिल जाता था। हालांकि ये वाली बात बहुत डेप्थ में जाकर है हिस्ट्री में, ऐसा आपको जानने की और कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फट्टू थे, इतना याद रखना। इतनी में दम नहीं था कि डेक्कन सुल्तानों के सामने खड़े हो पाए जिस बहादुरी के साथ कृष्णदेव राया, और कृष्णदेव राया जिन फोर्सेस को कमांड करता था वो खड़े हो सके। 1565 में रामा राय, जो कि चीफ होता है, चीफ मिनिस्टर होता है विजयनगर एम्पायर का, आर्मी चीफ होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर से कंफ्यूज मत हो जाना, आर्मी चीफ होता है। इसने एक पूरी की पूरी बटालियन बनाई, एक आर्मी बनाई, और ये डेक्कन सुल्तानों की जो अलायंस बनी थी, जो कोलिजन बना था उनका, उनके खिलाफ जाके रणभूमि के अंदर खड़ा हो गया। अब दोस्तों याद रखना, अगर आपको कल को क्वेश्चन आए कि विजयनगर एम्पायर का नामो निशान दक्षिण भारत से कौन से युद्ध में मिट गया था, तो उसका नाम है, दो नाम है उसके, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे पूछते हैं। यूपीएससी में अभी तक ये क्वेश्चन पेंडिंग है, पता नहीं क्यों, बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी नाम है इसका, ये बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, या फिर इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा। एंड अशप्रीत, आज में आपको याद होगा आपके बोर्ड में आया था वाला क्वेश्चन, 2019-20 है ना, ऐसी कुछ है ना, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी या फिर बैटल ऑफ तलीकोटा, ये यही आया था कि इसके बारे में लिखो। एक तो डिटेल था, और ये था कि विजयनगर एम्पायर, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला ना कि परास्त कब हुए था, कौन से बैटल में, राक्षसी तंगड़ी और तलीकोटा। अब ना एक चीज अश्वित आपने नोटिस करी, आज में आप भी जान गए होगे, अभी तक सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के अंदर और हिस्ट्री के अंदर वो यूपीएससी के बाद लेटर ईयर्स में क्वेश्चन बने हैं, वो है ना, दिखाया था ना मैंने एक बार एक ट्रेंड आशिमा, ये वाला कि जो सीबीएसई पूछता है बोर्ड के पेपरों में, मिड टर्म के एग्जाम्स वगैरह जो भी होते हैं स्कूलों में, जिस प्रकार से वैसे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक, वही जाके उसी प्रकार के लेवल के एमसीक्यूज बनाता है, सेम टोन के यूपीएससी। सीबी सचदेवा ये चीज का प्रूफ है, पूरा का पूरा प्रूफ है सीबी सचदेवा, है ना, कि उधर जो एक बार तो एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के बोर्ड में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन यूपीएससी में उसी साल पूछा गया है, ठीक है। तो राक्षसी तंगड़ी ऑल्सो नोन एज तलीकोटा, वेयर हिज फोर्सेस वर राउटेड बाय कंबाइंड आर्मीज ऑफ, कौन कौन मिल गया इनके साथ, मतलब ये जो डेक्कन सुल्तान थे उनके साथ साथ बीजापुर का सुल्तान, अहमदनगर का सुल्तान और गोलकोंडा का सुल्तान, और इन्होंने जाके रामा राय को हरा दिया। और कैसे हरा दिया, क्योंकि घर में बड़े सारे विभीषण थे, वो डर जाते थे, वो बार्गेनिंग कर लेते थे, वो बोल देते थे कि ठीक है भाई हमें ये पोस्ट दे देना, ये कुर्सी दे देना, हम कुछ बात नहीं, हम तुम्हें सारी खबरें दे देंगे। अब क्योंकि मेन जो आइटम है वो जिंदा है ही नहीं,
कौन नहीं है, कौन जिंदा नहीं है? मेन आइटम कौन? कृष्णदेवराय। तो जो विक्टोरियस आर्मी थी, जो विक्टोरियस आर्मी किसकी, डेक्कन सुल्तानों की या फिर रामा राय की? एक एक क्लैरिटी और रखना सब लोग, अंबर आप भी। जब विजयनगर एम्पायर परास्त होता है, हारता है राक्षसी तंगड़ी बैटल के अंदर, या तलीकोटा का बैटल बोलो, जो मर्जी बोल लो, कृष्णदेव राय लड़ रहा था क्या इस बैटल को? बताओ, कौन लड़ रहा था? रामा राय। लेकिन 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 एक पॉज लेना अपने दिमाग में, जो मैं बताने जा रहा हूं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज। रामा राय कौन है? उनके खानदान से है क्या विजय? ये जो है कृष्णदेव राय का बेटा या कोई पोता है क्या? कौन है? चीफ मिनिस्टर है। सोचने वाली बात है ना अशप्री, सोचने वाली बात है ना कि जब जीने मरने का सवाल है तो घर से कोई भी मेंबर ही नहीं दिख रहा बैटल के अंदर। यहां पर तो किसी एक महान इंसान का नाम होना चाहिए था ना, रामा राय क्यों लिखा हुआ है भाई? ऐसे तो बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह होते हैं, अकबर के जितने फेमस युद्ध है पानीपत वानीपत के, क्या उनके कमांडरों का नाम लिखा रहता है वहां पर बुकों के अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर खानदान के अंदर कोई बचा ही नहीं था इस टाइम पे। अब एक बात बताओ, अगर जो बैटल था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उस टाइम पर अकबर कितने साल का था लगभग? कितने साल का था? 11 साल का। और किसके विरुद्ध हुआ था वो युद्ध? सामने कौन था शत्रु? किसकी फोर्सेस थी? मुगल एम्पायर वर्सेस, बताओ भाई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके? अकबर वर्सेस कौन? हेमू। ठीक है, अगर हेमू अकबर का कत्ल कर देता तो क्या आर्मी इतनी ज्यादा बहादुरी से युद्ध लड़ पाती क्या? इसका एक प्रूफ है, हेमू को ही देख लो। हेमू हारता है और आर्मी क्या खड़े होकर लड़ती है, भग जाती है? भग जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, रामा राय की कमजोरी क्या थी? वो इस बैटल को क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि गाइड करने वाला कोई भी क्या नहीं था, रूलर ही नहीं था। और कहां का रूलर नहीं था? विजयनगर एम्पायर की फैमिली का कोई बचा ही नहीं था। और इन्हीं इन्हीं लोगों ने, ये जो विक्टोरियस आर्मी थी, जो अंबर डेक्कन सुल्तान जो थे, इन्होंने पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर फिर वो घुस गए, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन अपनी, सालों पत्थरे बनाओगे, 3 लेयर बना के रखोगे, ये खेती बाड़ी वो खेती बाड़ी, पूरे शहर में तहस नहस करके आग लगा दी, फोर्टिफाइड वॉल्स तोड़ दी, घर लूट लिए, औरतों को उठा लिया, उनका रेप करा, पूरी की पूरी सिटी मतलब इन्होंने ध्वस्त करके रख दी। इतनी तबाही मचाई, इतनी तबाही मचाई जिसकी कोई सीमा ना हो। और देखो, यही हमने पढ़ा था यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे कि ये जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी था, इसने जब ये मैप प्रिपेयर करा था तो पूरे का पूरे जो सिटी थी, इट वॉज इन रूइन, पूरी की पूरी ये बर्बाद हुई हुई सिटी थी। हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये रहा। इन 1565 द सिटी वॉज सेट एंड सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड, पूरी रेगिस्तान की तरह खाली हो गई थी पूरी की पूरी। अब इसके पीछे आप क्या कहोगे, कौन सा बैटल रिस्पॉन्सिबल था? राक्षसी तंगड़ी या फिर बैटल ऑफ तलीकोटा? ओके, शायनी कुछ नया जानने को मिला या फिर पता थी वाली इंफॉर्मेशन? अब क्या हुआ इसके बाद आप जानते ही हो, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जब ये पूरे के पूरे रायास यहां से परास्त हो गए तो फिर किसका रूल आता है? अराविडो का। ठीक है, द सिटी वॉज टोटली अबंडेंट विद इन अ फ्यू ईयर्स। और पूरा का पूरा, अब जो ये विजयनगर एम्पायर था, अब ये एम्पायर ना होकर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है टू द ईस्ट साइड, वियर द अराविडू डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा, और बाद में चंद्रगिरी से नियर तिरुपति, वहां से रूल करते हैं। ठीक है, ऑल्दो जो आर्मीज थी सुल्तान की, डेक्कन सुल्तान की यहाँ पर बात हो रही है, यही रिस्पॉन्सिबल थे विजयनगर एम्पायर की तबाही के लिए। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, देखो अंबर और अतिथि बता चुका हूँ कि हमेशा ये जो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट थे ना, गजापति
विजयनगर रूलर्स और डेक्कन सुल्तानों के बीच में, इनके बीच में रिलीजन हमेशा से ऐसे नहीं थे कि वो नफरत भरे ही हो। और यहां पर एक एंगल आपको राइटर और बता रहा है कि चलो आप गजापति रूलर्स को एक बार के लिए साइड हटा दो, वो भी हिंदू रूलर्स थे, ठीक है, इनके घर में हवन वगैरह जो होता था वो उसमें आते थे, लेकिन सुल्तान और रायास, यहां पर तो हिंदू मुसलमान वाली बात हो गई ना, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, कभी कभार ये भी आपसी तालमेल करके समझौता करते थे। अब जो टॉलरेंस वाली बात है ना, अब ये एंगल देखना, गजापति रूलर का तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है यार, उनके बीच में अगर और रायास के बीच में पड़ती थी तो चलो ठीक है, लेकिन सुल्तानों का थोड़ा सा ये वाली बात हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चलो उसके एग्जाम्पल देखते हैं, रियल एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्णदेव, एक बार की बात है, ये असली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बनावटी है, ठीक है, एक बार की बात है, कृष्णदेव राय ने ना, जब डेक्कन के सुल्तानों का एक भिड़प हो रही थी, वो लोग आपस में भिड़ रहे थे एक दूसरे से कि यावना किंगडम एक बनना था, वहां पर कौन, जो क्या कहते हैं, यावना किंगडम छोड़ो, पहले मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूं। दक्षिण भारत के अंदर ना डेक्कन सुल्तानों के बीच में ये भिड़प होती थी कि सुल्तानों का सुल्तान कौन बनेगा। मतलब बहुत सारे सुल्तान थे ना, अब इसी वॉर में देख लो, ये लो यहां पर ही देख लो। आपने क्या क्या देखा, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं एक बार को ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। सुल्तान ऑफ बीजापुर, सुल्तान ऑफ अहमदनगर, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, है ना, बहुत सारे सुल्तान, और भी सुल्तान होंगे छोटे छोटे जो कि इस वॉर में तो शामिल नहीं थे लेकिन होंगे। तो सुल्तानों का सुल्तान बनेगा कौन दक्षिण भारत में पूरा का पूरा एरिया संभालने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब एक बात बताओ, जब मुझे पता है, मैं कृष्णदेव राय हूं और मुझे पता है कि इनमें से जो भी सुल्तानों का सुल्तान बनेगा, चाहे कोई भी बन जाए, उसकी भिड़प हमारे घर परिवार के साथ होनी ही होनी है लेकिन फिर भी कृष्णदेव राय जो थे, इसने एक बारी सपोर्ट करा था कि जो सुल्तानों का सुल्तान बनना चाह रहा है दक्षिण भारत में, एक बंदा था वो क्लेम कर रहा था पावर, उस कुछ कुछ क्लेमेंट्स को सपोर्ट करता था ये कभी कभार कृष्णदेव राय। तो अतिथि, कल मैंने बताया था इसका नेचर कैसा था, कृष्णदेव राय क्या कर रहा है, बताओ। शाइनी क्या कर रहा है कृष्णदेव राय, ये जो क्लेमेंट है जो पावर का, उसको सपोर्ट करके कि हाँ तुम्हें बनना चाहिए सुल्तान। क्या था, हम्बल। हाँ कृष्णदेव कैसा हम्बल था शायद ही हम्बल नहीं बोलते, कल मैंने क्या वर्ड यूज करा था इसके लिए, मयूर बताना इसको जरा। जूताखोर। यार आपको पता है कि शाइनी की आपको ये बंदा या ये बंदी यूपीएससी में हरा देंगे, वो कर देंगे, तो उसको नोट्स देने बैठ गए आप कि लो यार तेरी इतनी प्रिपरेशन है, नहीं नहीं ये तेरे, तूने इतने नोट्स नहीं लिख रखे, ये ले मेरे और ले ले, ले ये इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लियो हाँ ये ले काम आएंगे ठीक है। और दूसरा एक और बात उसने क्या करी थी, यवना किंगडम से भी इसकी पड़ती नहीं थी कृष्णदेव राय की, एक और किंगडम था वहां पर छोटा, यवना किंगडम, वहां पर भी एक बारी पूरे के पूरा जो रूलर था वहां पर स्टैब्लिश करा था इसने, यवना किंगडम को पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया था, वो दोबारा खड़ा करा था उनकी फैमिली को इसने। देखो इसको बोला जाता है, ही इज रिगार्डेड, कृष्णदेव राय इज रिगार्डेड एज द, इसको बहुत प्राउड फीलिंग होती थी दैट, इसके पास टाइटल है कि यवना किंगडम को हमने बनाया है। सिमिलरली अब अच्छा अगर दे रहे हो तो कुदरत भी तो अच्छा देगी वापस में, अंबर है कि नहीं, यूनिवर्स में अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कहीं घूम फिर के मेरे पास भी अच्छा आएगा। तो जो बीजापुर का जो सुल्तान था, एक बारी ना इनके खानदान में भिड़प हो गई थी, चाचा ताऊ भतीजे बेटों के बीच में कि रायों का राया मैं बनूंगा, मतलब कौन बैठेगा गद्दी पे विजयनगर एम्पायर में, मिलिट्री का कमांडर कौन बनेगा, जो सिक्के इशू होंगे, जो कॉइन्स इशू होंगे वो कौन करेगा। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी एक बारी, मतलब मारने काटने पे बात चली आई थी। बीजापुर का सुल्तान इनके घर के दरवाजे तक आया था कि मत लड़ो, और सक्सेशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा था उसने बैठकर, काफी दिन तक रहा था इनके घर में, पता है। ये नेचर भी बहुत सही है, ये नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा सुनने में मयूर कि पार्लियामेंट में मोदी और राहुल गांधी बैठकर डिनर कर रहे हो और सामने एक दूसरे को गाली देते रहते हो, और जो कि होता भी ऐसा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस में, याद है इंदिरा गांधी का एक नेचर, कि उन्होंने अपने सांसदों को हरवाया था ग्वालियर से ताकि अटल बिहारी वाजपेयी आ सके।
वो कहती थी कि जब तक आपके साथ वो नहीं होता ना, मेरी डिबेट नहीं होती, चर्चा नहीं होती, तो मुझे मज़े नहीं आते। आप जब तक मेरी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करती हो ना, तब तक मुझे मज़े नहीं आते कि मैं कहाँ इंप्रूव करूँ। खाली खाली सा लगता है पार्लियामेंट। हार गए थे अटल बिहारी वाजपेयी एक बार, तो उन्होंने एक सांसद को बिठवा दिया था वहाँ से, और ये क्या कहते हैं, कांग्रेस की साइड से, और ग्वालियर से फिर खड़ा करा था, करवाया था इनको अटल बिहारी वाजपेयी को, ताकि ये जीत कर सांसद बनकर पार्लियामेंट आ सके, लोकसभा में इनकी चर्चा हो सके, डिपेंडेंट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सके नेता गांधी के साथ। ये पॉलिटिक्स थी उस टाइम पर। जैसे याद करो, जब मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाया, सेकंड चैप्टर जो उसका है पार्टी वाला, तो याद है नेहरू जी अपोजिशन पार्टी को भी वो लेटर भेजते थे कि आ जाओ ज्वाइन कर लो हमारी मिनिस्ट्री। तुम क्रिटिसाइज क्यों करोगे, तुम आ जाओ पॉलिसी मेकिंग बनाओ ना। बाद में ये चीजें डर्टी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन देख रहे हो इसी सेम टाइम पे अतिथि कहीं से भी नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे, दिल्ली दिल्ली सल्तनत जो रही, मुगल एम्पायर जो रहा, वो भी मेडिवल इंडिया का ही पार्ट था। वहां पर इतना ज्यादा जो हम्बल नेचर है वो देखने को मिलेगा कहीं से? मतलब अगर हम मजाक को हटा दे एक बार के लिए, चलो जूता खोरी को साइड करें, लेकिन अच्छा नेचर तो भाई सभी का दिख रहा है। ऐसी पॉलिटिक्स दिखेगी क्या, बताओ? नहीं है ना। सक्सेशन डिस्प्यूट को सॉल्व करा था, और सक्सेशन डिस्प्यूट फिर से आ गया था एक बार, तो दो बार हुए थे ऐसे, दो तीन डिस्प्यूट हुए थे एक बार, लेकिन जो मेजर डिस्प्यूट हुआ था ना कृष्णदेव राय की डेथ के बाद, उसको भी सॉल्व करा था। तभी तो ये टिक गए, देखो ना, तभी तो टिक गए। 1529 से लेकर बैटल ऑफ तलीकोटा राक्षसी तंगड़ी कब होता है? 1565 तक। सुल्तान ऑफ बीजापुर तो चाहता वहीं पर पूरे खानदान को खत्म कर देता, लेकिन बाद में फिर वो हुआ कि विजयनगर एम्पायर अच्छे से बार्गेनिंग नहीं करने को मान रहा होगा, क्योंकि अब बार्गेनिंग करने को कुछ बचा ही नहीं था। सुल्तानों ने कोई डिमांड रखी होगी, नहीं मानी, तो बीजापुर के सुल्तान ने अहमदनगर के सुल्तान के साथ और गोलकोंडा के सुल्तान के साथ ट्रायंगुलर फोर्सेस और एक आर्मी और कोलिशन फोर्सेस बनाई राक्षसी तंगड़ी में। खानदान से कुछ बचा ही नहीं था, रामा राय को हराना बहुत आसान था, हरा दिया, विजयनगर एम्पायर की कहानी खत्म हो गई। और विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो ये भी इंश्योर करते थे कि जो सुल्तान है उनकी स्टेबिलिटी कायम रहे। ऐसा ना हो कि बीजापुर का सुल्तान सुल्तानों का सुल्तान बन गया है तो अहमदनगर और गोलकोंडा के सुल्तान उसको मिलाकर मार डालें, नहीं। ये कहते, देखो मतलब सोच के देखो तुम यार, कि कृष्णदेव राय ये बोल रहा है कि तुम लड़ो हमसे, लेकिन तुम्हारी जान पे कोई बात आई, दोस्त मुझे फोन कर देना, मुझे चिट्ठी लिख देना, मैं फोर्सेस भिजवाऊंगा। अगर कोई और दूसरे सुल्तान तुम्हारे ऊपर नजरें उठाएं या तुम्हें परास्त करने की कोशिश करें, मर्डर करने की कोशिश करें, मुझे फोन करना तुम। जैसे आश्रम में पोजेसिव बंदी नहीं होती है कि तेरा प्यार मेरा, तेरी जान भी मेरी, सब कुछ मेरा है ना, तुझे मारूंगी भी मैं ही, तुझे खाऊंगी भी मैं ही, तुझे काटूंगी भी मैं ही। मतलब वो लड़ लेगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन वो पूरा सोल अधिकार खुद समझती है। बाहर वाली कोई चीख दी ना अगर उसके बंदे पे, तो वो नोच लेगी नागिन बन के। सेम यहाँ पर ऐसी कहानियां चल रही हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं आश्रम में, है ना। क्या पता सुल्तानों की बीवियां बेटियां बहुत सुंदर हों, ऐसे ही थोड़ी ना कोई किसी की हेल्प कर देता फ्री में, तो कोई किसी को अपनी थूक भी नहीं देता। अगर मुझे अपने शत्रु से भी प्यार हो रहा है तो हो सकता है ना उसके घर में कोई प्यारी हो, वो मुझे पसंद आ रही हो, पॉसिबिलिटी है ना, शाइनी की नहीं। रोज डिस्प्यूट के बहाने में उसी उसी से मिलने चला जाऊं। इट वॉज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ रामा राय, जिसने कमजोर समझ लिया, और एक सुल्तान की नोज पोक करके दूसरे सुल्तान की नोज पोक करते करते इसने अपने आप को ही परास्त कर डाला पूरे इसकी वजह से। मतलब यहाँ पर जो राइटर है वो आपको ये बता रहा है, सिर्फ इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये ज़्यादा चौड़ में भाई साहब जो खड़े हुए कि हाँ हम मैं हरा सकता हूँ और वो कर सकता हूँ, बैटल राक्षसी तंगड़ी का युद्ध लड़ने के लिए मान गए, इसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का नामो निशान मिट गया। ठीक है। जो यवना किंगडम के बारे में लोग पढ़ रहे थे ना कि इस्टेब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम, अंबर इसको याद रखना, बाकी आप लोग सब भी। एक क्वेश्चन ये बन सकता थी यवना किंगडम का स्टैब्लिशर किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय। ठीक है। यवना एक संस्कृत वर्ड है, ग्रीक्स के लिए यूज होता है, एंड अदर पीपल जो कि सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अदिति कुछ क्लिक हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट मैंने बताया था कैसी जगह है हमेशा से, है ना, साया बना ही रहता है यहाँ पर, शाइनी, है ना, कोई ना कोई यहाँ पर घुसते ही चला आता है,
शुरू से लेकर अभी तक। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।